नमस्कार, जय हिंद, जय बरसात। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हमारे कोई स्टूडेंट स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी शिकागो यूनिवर्सिटी सीकर के आप विद्यार्थी होंगे और आप ये सेमेस्टर 5 के आपकी एग्ज़ाम देने वाले होंगे। एंड मुख्य से आपकी पॉलिटिकल साइंस मुख्य से आपके सिलेबस में होंगी और आप इसकी एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यूस तरीके से देखना। तो पॉलिटिकल साइंस आपकी जो एग्ज़ाम है, इसकी एग्ज़ाम आपकी 27 जनवरी को मुख्य से होने वाली होगी। 27 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होने वाली होगी और आपका सिलेबस होगा पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी पॉलिटिकल के खोजकर्ता और उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके बीच में इसके आपके सिलेबस को 4 यूनिट में बांटा गया है। तो 2 यूनिट को आज की इस वीडियो में हम करेंगे एंड मुख्य से 2 यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही तरीके से जुड़ चुके होंगे। तो बिना किसी देर के अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं आपके बीच यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके मनु और कौटिल्य के मुख्य से इंपोर्टेंट नोट्स आते हैं। तो मनु और कौटिल्य के प्रमुख नोट्स यहाँ पर प्रमुख रूप से आते हैं। तो मनु और कौटिल्य के नोट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मनु और कौटिल्य के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय राजनीति चिंतन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, ठीक है, अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। मनु और कौटिल्य को भारत के पारंपरिक राजनीति विचारों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यानी कि मनु और कौटिल्य को भारत के पारंपरिक राजनीति विचारों में सर्वोच्च स्थान है। जहाँ मनु ने धर्म, राज्य और सामाजिक व्यवस्था पर बदल दिया है एंड वही कौटिल्य ने व्यवहारिक राजनीति और शासन और कूटनीतिक या यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड मनु का राजनीतिक चिंतन किस प्रकार था उसके बारे में बात करें। तो मनु का राजनीतिक चिंतन और मनु का परिचय किस प्रकार था तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मनु का परिचय किस प्रकार था? मनु का परिचय तो मनु स्मृति का रचयिता था। मनु स्मृति के रचयिता माना जाता है। मनु स्मृति ने आपकी प्राचीन भारत का एक प्रमुख धर्मशास्त्र है, ठीक है, एक प्रमुख धर्मशास्त्र है। एंड मनु का चिंतन नैतिकता, धर्म और सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित है, ठीक है। तो मनु का चिंतन आपका नैतिकता, धर्म और राजनीति सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित है। राज्य की उत्पत्ति व सिद्धांत मनु के अनुसार प्रारंभ में समाज में अराजकता, मत्स्य न्याय थी। उस समय क्या की थी कि आप में अराजकता में मत्स्य न्याय थी। अराजक से बचने के लिए लोगों ने एक राजा का चयन किया था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व, यानी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व उस समय प्रमुख रूप से माना जाता है। मत्स्य न्याय गया तो मत्स्य न्याय बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, तो ये मत्स्य न्याय मुख्य रूप से होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आगे बीच में आया कि राज्य का स्वरूप कैसा था। राज्य का स्वरूप आपका राजा धर्म का रक्षक होता था और राजा को न्यायप्रिय व सत्यवादी और प्रजापालक होना चाहिए था। राजा के मुख्यतः कर्तव्य थे प्रजा की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना और धर्म की स्थापना करना और करों का न्यायपूर्ण संग्रह करना, ठीक है। शासन प्रणाली, तो शासन प्रणाली कुछ किस प्रकार की थी? तो उस समय शासन प्रकार की आप कहेंगे मनु ने राजतंत्र का समर्थन किया था। राजा निरकुश नहीं होता था, वह धर्म से बंधा होता था। राजा निरकुश नहीं होता था, वह धर्म से बंधा हुआ होता था। राजा को विद्वानों और मंत्रियों की सलाह लेनी आवश्यक होती थी, ठीक है, यानी राजा मंत्रियों की सलाह पर ही कार्य करता था। कानून और मानदंड और सिद्धांत कौन से थे? कानून और मानदंड और सिद्धांत कौन से थे? दंडों को राज्य की आत्मा माना गया था, आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड दंड के बिना समाज व्यवस्था संभव नहीं थी, यानी दंड के बिना समाज व्यवस्था संभव नहीं थी। दंड सभी के लिए समान होना चाहिए, यानी दंड सभी के लिए, यानी कि जो सजा होती थी जो सभी के लिए समान होती थी। एंड वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में विभाजित करती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में आपके 4 वर्णों में विभाजित करती है, आपको सभी को याद रखना है। मनु के चिंतन का मूल्यांकन, मनु के चिंतन का मूल्यांकन क्या किस प्रकार था? तो आप कहेंगे धर्म आधारित था, एक आपका नैतिकता, राजनीति पर आधारित था एंड सामाजिक व्यवस्था पर बल देता है, ठीक है, आपको याद रखना है। वर्ण व्यवस्था की कठोरता मुख्य से थी और शूद्र और स्त्रियों की सीमित स्थिति वहाँ पर उस समय प्रमुख रूप से थी, ठीक है। कौटिल्य का राजनीति चिंतन किस प्रकार का था? कौटिल्य का राजनीति चिंतन आपका किस प्रकार था? आपके कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ उनका कौटिल्य प्रमुख ग्रंथ था उसमें अर्थशास्त्र, ठीक है। एंड मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे, ठीक है। कौटिल्य एंड मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मौर्य गुरु थे, ठीक है। राज्य का सिद्धांत क्या था? राज्य का सिद्धांत था सप्तातक सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे आपके स्वामी, राजा, अमंत्य, मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र व जनता व दुर्ग यानी किला बताया था। एंड कोष यानी खजाना, इन सातों के बिना राज्य अधूरा माना जाता। राजा का स्वरूप राजा का शक्तिशाली, बुद्धिमान और अनुशासित होना चाहिए था। प्रजा का सुख ही राजा का सुख होता था, ठीक है, यानी प्रजा सुखी होगी तभी राजा सुखी होना। शासन व्यवस्था, कौटिल्य ने केंद्रीय शासन का समर्थन किया था। प्रशासन सुव्यवस्थित और कठोर अनुशासन वाला था। दंड नीतियाँ, दंड को शासन का सबसे प्रभावी साधन माना गया। कठोर दंड व्यवस्था ने अपराध नियंत्रण हेतु दंड आवश्यक था, ठीक है।
कूटनीतिक एवं विदेशी नीति। कूटनीतिक एवं विदेशी नीति किस प्रकार की थी? आपके मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। एंड पड़ोसी राज्य शत्रु का पड़ोसी मित्र था, बिल्कुल आपको याद रखना है। 4 उपाय थे आपकी, कौन कौन से थे आपकी? साम दाम दंड भेद मूल रूप से माने जाते। कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, तो आपके बीच क्वेश्चन आएगा कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, तो आप बिल्कुल कर देना कि उनकी एक तो यथार्थवादी राजनीति थी एंड आपका संगठित प्रशासन था उस समय, प्रमुख रूप से व्यवहारिक आपका सिद्धांत था प्रमुख रूप से उसमें, याद रखना है। नैतिकता पर कम बल दिया जाता, ठीक है। एंड कठोर दंड व्यवस्था उस समय प्रमुख रूप से मानी थी। मनु और कौटिल्य का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो बिंदु मनु कौटिल्य आधार धर्म अर्थ शासन नैतिकता व्यवहारिक आदि रूप से यथार्थवादी दंड नैतिक कठोरवादी के आधार पर किया जाता है। मनु कौटिल्य दोनों भारतीय राजनीतिक चिंतन का मजबूत आधार दिए। मनु ने धर्म और नैतिकता का प्रमुख केंद्र रखा है, जबकि कौटिल्य ने की शक्ति प्रशासन और कूटनीति को दोनों प्राथमिकता देती है। आज भी भारतीय राजनीति को समझने महत्वपूर्ण, ठीक है। और आप यूनिट फर्स्ट के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाली है। आपकी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, तो यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट 10 वन लाइनर करने वाले हैं। बड़े हाई लॉन्ग क्वेश्चन आपकी लास्ट क्लास में होंगी। तो उत्तर हैं मनु के अनुसार प्रारंभ में समाज अराजकता थी, जिसे मत्स्य न्याय कहा गया, यानी कि छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ खा जाती। इस स्थिति से बचने के लिए लोगों ने एक राजा का चयन किया, राजा को धर्म की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था, ठीक है। तो ये मनु के अनुसार ये राज्य की उत्पत्ति बताई गई, ठीक है। मनु के राजनीतिक चिंतन का मुख्य आधार क्या है? तो मनु के राजनीति का मुख्य आधार क्या था? आपके मनु के राजनीतिक चिंतन का मुख्य आधार धर्म है, ठीक है। मुख्य आधार उनका धर्म माना जाता है। राज्य और राजा दोनों धर्म के अधीन होते हैं, ठीक है। राजा का धर्मानुसार शासन करना है, ठीक है। आगे भी बात करें तो आपके धर्म के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से तो आप कहेंगे मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना और धर्म की स्थापना करना। राजा को प्रजापालक होना जरूरी था, ठीक है। मत्स्य न्याय से आपके समझे, मत्स्य न्याय का अर्थ होता है, आपके बीच में क्वेश्चन आएगा मत्स्य न्याय से आपके समझे तो अराजकता की स्थिति जहाँ शक्तिशाली कमजोर को दबाया जाता है। मनु के अनुसार राज्य की स्थापना इस स्थिति को समाप्त करने के लिए हुई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य कौन था। तो कौटिल्य के बारे में बात करें तो कौटिल्य कौन था? तो कौटिल्य आपका एक चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे। उनकी प्रसिद्ध कृति यानी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आपकी अर्थशास्त्र मानी जाती है। तो आपको पूछा जाता था कि कौटिल्य की एंड मुख्य से चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? तो आप कहेंगे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आपकी अर्थशास्त्र। कौटिल्य के समतामक सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, ठीक है। राज्य के 7 अंग कौन कौन से होते हैं? तो आपके स्वामी अतम्य जनपद दुर्ग एंड कोष दंड मित्र आपके 7 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। 7 प्रमुख अंग माने जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कौटिल्य के अनुसार आपका राजा का स्वरूप कौटिल्य के अनुसार शक्तिशाली बुद्धिमान और अनुशासित होना चाहिए। राजा को प्रजा के हित की सुरक्षा माननी चाहिए, ठीक है। कौटिल्य की दंड नीति क्या थी? कौटिल्य की दंड की नीति क्या थी? तो कौटिल्य के ने दंड को शासन का प्रमुख साधन माना था और मुख्य से कठोर दंड व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने शासन किया था, ठीक है। मंडल सिद्धांत किया था। मंडल सिद्धांत के बारे में बात करें तो मंडल सिद्धांत आपका कौटिल्य को विदेशी नीति का आधार है। इसके अनुसार पड़ोसी राज्य शत्रु होता है और शत्रु पड़ोसी राज्य होते हैं। मनु और कौटिल्य के चिंतन में मुख्य अंतर बताइए। तो मनु का चिंतन धर्म और नैतिकता पर आधारित था, जबकि कौटिल्य का सिद्धांत यथार्थवादी और व्यवहार आधारित पर था। मनु यथार्थवादी था, कौटिल्य व्यवहारवादी था। ये आपको याद रखना है। अब यूनिट 2 के बारे में बात करने वाले। यूनिट 2 के बारे में बात करें तो यूनिट 2 में आपकी आधुनिक भारत की राजनीतिक चिंतन इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यूनिट 2 में यानी इकाई 2 में आपकी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन होती है, जिसमें 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक कुर्तियों में और अंधविश्वासों औपनिवेशिक शासन में पीड़ित था। इस समय आपके राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंदन एंड सामाजिक धार्मिक राजनीति को चेतना को जागृत किया इन विचारकों ने, ठीक है। राजा राममोहन राय का राजनीतिक चिंतन किस प्रकार था, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उनका प्रमुख चिंतन किस प्रकार था, तो उनका परिचय में बात करते राजा राममोहन राय का जन्म आपका 1722 ईस्वी में बंगाल में बताया। उनकी उपाधि आधुनिक भारत का जनक उन्हें मुख्य से जाना जाता है। राजा राममोहन को आधुनिक भारत का जनक जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी प्रमुख रूप से की थी। धार्मिक प्रचार एकेश्वरवाद के समर्थक थे। मूर्ति पूजा व अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करते थे। वो वेद उपनिषदों को श्रेष्ठ माना था, ठीक है। सामाजिक सुधार में सती प्रथा का विरोध किया था उन्होंने। 1829 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के समर्थन में उन्होंने क्या किया? जाति प्रथा और बाल विवाह के विरोध में उन्होंने प्रमुख रूप से कार्य किया था। राजनीतिक विचार उन्होंने, ये आपके बीच में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको राजा राममोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको इस तरह विस्तार से लिख देना है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। कानून का शासन था। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। मूल्यांकन किसका योगदान? उनका सामाजिक जागरण, उदारवाद व आधुनिक चेतना पर उनका प्रमुख रूप से योगदान माना जाता है।
सीमाएं आपकी जनसामान्य एंड सीमित, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक चिंतन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब होता है, तो आप कहेंगे जन्म उनका 1824 ईस्वी में बंगाल गुजरात में होता है, ठीक है। 1824 ईस्वी में गुजरात में होता है। संस्था उनकी आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। एंड उनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो। धार्मिक विचार, वेद स्रोत देव मूर्ति पूजा व अवतार का विरोध किया था। सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था का विरोध किया था। इन्होंने स्त्री को शिक्षा विधवा ब्याह के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। राजनीतिक विचार स्वराज्य के विचार थे। उन्हें स्वराज्य के राष्ट्रवाद को धर्म से जुड़ा मूल्यांकन। एंड भाग 3 के विचार में आपके विचार कि स्वामी विवेकानंद जी का परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब होता था, आप कहेंगे 1863 ईस्वी कोलकाता में होता है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस माने जाते हैं। संस्था रामकृष्ण मिशन 1897 मानी जाती है। धार्मिक विचार, वेदांत दर्शन के समर्थक थे। सभी धर्म सत्य हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद एंड सामाजिक विचार क्या था, तो सामाजिक विचार उनका था कि मानव सेवा ईश्वर सेवा युवाओं का राष्ट्र निर्माण का आधार माना गया। राजनीतिक विचार क्या था, तो प्रत्येक राजनीति से दूर राष्ट्रीय चेतना व आत्म गौरव का विकास। मूल्यांकन, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, युवा जागरण और मुख्य राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आधारवाद, उदारवाद, वैदिक आर्थिक उपराणे में आपको बिल्कुल याद रखना है। निष्कर्ष, इन तीनों विचारों ने भारतीय समाज को अधीनता दिशा दी है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुर्तियों पर प्रहार किया है और मुख्य से राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है, आपके पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। आप कहेंगे राजा राम मोहन राय सत्य प्रथा प्रवृत्तियों का विरोध किया है। वो आधुनिक शिक्षा व प्रेस स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों को समर्थन किया है। उनके प्रयास से भारतीय समाज आधुनिक चेतना का विकास हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो इसके ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य धार्मिक सुधार के लिए की गई। इसका उद्देश्य एकस्वाद का प्रचार और मूर्ति पूजा का विरोध करना, समाज नैतिकता को नैतिक सुधार करना, ठीक है। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार क्या थे, तो राजनीतिक विचार क्या थे, आप कहेंगे वे व्यक्तिगत और आपकी कानून के शासन और प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे। उन्होंने आधुनिक और संवैधानिक शासन प्रणाली थी। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया था, आप कहेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा प्रमुख रूप से क्यों दिया था, आप कहेंगे ये वैदिक नारा था जिसमें शुद्धता पर बल दिया गया था। ये सरस्वती समाज को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करना चाहता, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई, तो आर्य समाज की स्थापना धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध करना था। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती की राजनीतिक विचारों का प्रसार की थी। वे स्वराज्य के समर्थक थे और विदेशी शासन के विरोधी थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक चिंतन किस पर आधारित था, आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक चिंतन आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर आधारित था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा का क्या महत्व है, तो विवेकानंद के अनुसार मानव सेवा ही सर्व सेवा मानी जाती है और गरीब और शोषित वर्ग की सेवा करना उनका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार था विवेकानंद को राष्ट्रीय निर्माण का आधार क्यों माना जाता है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण का आधार क्यों माना जाता है, आपने विवेकानंद का मानना था कि युवा वर्ग में ऊर्जा और साहस बढ़ता है और मजबूत चरित्र व आत्मविश्वास वाले ही युवा ही राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। राजा राम मोहन को दयानंद सरस्वती और विवेकानंद विचारों के अंतर्गत राजा राम मोहन राय ने आपकी उदारवादी सुधारक थे एंड दयानंद सरस्वती आपकी वैदिक राष्ट्रवाद की समर्थक है, जबकि विवेकानंद ने आपके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर बल देते थे, जिनों का उद्देश्य समाज और राष्ट्र का ध्यान करना था। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको एकदम से तरीके से पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है एंड शेयर करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यूनिट फर्स्ट हमने कमेंट कर ली है, यूनिट थर्ड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, मिलती है अच्छी वीडियो में अच्छी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।